हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास की हंसी। तुम मेरे इतने आलीशान घर में रहने लायक नहीं हो। तुमने ऐसा घर कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। बहुत रह लिया इस घर में, अब एक दिन भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। बहू, मेरी हालत तो देखो, पैर में कितनी तेज चोट लगी है, ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। इलाज कराने की जगह मुझे घर से निकाल रही हो। जब मेरे बेटे को इस बारे में पता चलेगा कि तुमने उसकी माँ को घर से निकाल दिया है तो वो तुमसे बहुत गुस्सा करेगा। अरे जा जा, तेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं कहेगा। उसको मैंने सब कुछ बता दिया है। मैंने कल ही फोन करके कह दिया था कि अब मैं इस बुढ़िया को अपने घर में और ज्यादा दिन नहीं रख सकती। मानती जी अपनी बहू की बातें सुनकर दंग रह गई कि मेरा बेटा ऐसे कैसे बोल सकता है, अपनी माँ को घर से कैसे निकाल सकता है। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मानती जी घर के दरवाजे के बाहर बैठी हुई खुद ही बड़बड़ाए जा रही है। एक तरफ उनके पैर के दर्द से करा रही थी और दूसरी तरफ उन्हें बहू बेटे के व्यवहार पर भरोसा नहीं हो रहा है। दरअसल मानती जी का बेटा नीलेश अपने ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए विदेश गया है। अभी तो उनके बेटे को गए हुए 2 महीने भी नहीं बीते थे कि बहू ने घर से निकाल दिया। वृद्ध अवस्था में अब वो कहाँ जाएंगी। एक ले देकर उनका बेटा बहू ही इस दुनिया में है। गांव से दूर कोलकाता जैसे महानगर में उनका बेटा नौकरी करता है। गांव में उनके पति की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी। बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। शादी के बाद अपनी माँ को साथ में ही रखने के लिए ले आया। गांव का घर भी कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। कुछ सालों से मानती जी अपने बेटे बहू के पास ही रह रही है। गांव के घर की देखभाल न होने की वजह से पूरा खंडहर हो गया है। पूनम तो पहले से ही मानती जी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा उनको गांव की गंवार बोलती थी। कभी मानती जी के पहनावे को लेकर गुस्सा करती तो कभी उनके बात बात पर हंसने की वजह से कि तुम्हें ढंग से हंसना भी नहीं आता क्या, ये राक्षसों की तरह हंस रही हो, कितना चिल्ला चिल्ला कर हंसती हो। कई बार मानती जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती कि बेटा, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। मुझे ऐसे ही हंसना आता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी हंसी बदल लूं? अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो कहो, मैं तेरी कानों में गरम तेल डाल दूं। नमिता जी की बात सुनकर पूनम चिड़चिड़ा जाती है और कमरे में जाकर बैठ जाती है। हालांकि नीलेश अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहता था। अपनी पत्नी और माँ में तालमेल बनाने की कोशिश करता। पहले वह 2 कमरों के एक फ्लैट में रहता था जिसमें 2 कमरे, एक हॉल और एक किचन अटैच बाथरूम था। लेकिन 1 साल पहले ही पूनम के पापा ने उसे घर उपहार में दिया, क्योंकि पूनम के मायके में उसका भाई नहीं है। इकलौती बेटी है माता पिता की। अपनी बेटी को यह सोचकर कोलकाता जैसे महानगर में घर दिलवा दी कि आखिरकार मेरे पास सब कुछ मेरी बेटी का ही है। मेरी सारी प्रॉपर्टी बेटी की ही तो है, तो क्यों ना अभी से उसकी मदद कर दूं। लेकिन जब से पूनम के पापा ने उसे घर दिलाया है तब से तो पूनम के तेवर ही बदल गए। मानती जी की तो छोड़ो, वह नीलेश को भी सुनाने से नहीं छोड़ती थी कि यह घर मेरे पापा ने दिया है। एक दिन पूनम मानती जी से कहती है, माँ जी, तुम्हें इतने बड़े कमरे में रहने की क्या जरूरत है? तुम तो कहीं भी रह सकती हो। इस कमरे को खाली कर दो। मुझे इस कमरे में एक बड़ा सा टीवी और बेड डालकर गेस्ट रूम बनाना है। मेरे मायके से मम्मी पापा आते जाते रहते हैं। वह जिस कमरे में लेटते हैं वो बहुत छोटा है। उस कमरे को तुम ले लो और यह कमरा गेस्ट के लिए छोड़ दो। मानती जी अपनी बहू से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि पता है अगर कुछ कहेंगी तो बहू अपने मायके की धौंस दिखाने लगेगी कि यह घर मेरे पापा ने दिया है। तो इससे अच्छा है कि जो कमरा बहू दे रही है उसी में रह लेंगे। थोड़ा छोटा है तो क्या हुआ, मैं अकेले ही तो हूँ, काम चल जाएगा। ठीक है बहू, मेरी चारपाई इस कमरे में भेज देना और सारा सामान भी भेज देना। भेज देना से क्या मतलब है?
अपनी चारपाई और सारा कबाड़ का सामान पीछे वाले कमरे में ले जाओ। मैं तुम्हारा सामान उठाकर उस कमरे में ले जाने वाली नहीं हूँ। मानती जी चुपचाप से अपना सारा सामान पीछे वाले कमरे में उठाकर ले गई। नीलेश अपनी पत्नी से कहता भी है कि तुम माँ को पीछे वाले कमरे में क्यों भेज रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा तो कभी कभार आते हैं, तो क्या 2-4 दिन के लिए वे छोटे कमरे में एडजस्ट नहीं कर सकते? चिल्लाती हुई पूनम कहती, वो क्यों एडजस्ट करेंगे? ये घर उनका दिया है और वही इस घर में आकर के एडजस्ट करेंगे। अगर एडजस्ट करना है तो तुम्हारी माँ करे, मेरे मम्मी पापा नहीं। पूनम की बात सुनकर नीलेश को गुस्सा आता है कि इससे अच्छा तो वो अपने 2 कमरों के फ्लैट में था। कम से कम पूरे हक के साथ अपनी माँ को तो रख तो रहा था। अपने माता पिता के घर की हेकड़ी दिखाती रहती है। ठीक है, बार बार तुम अपने पिता के घर की हेकड़ी दिखाती हो तो मैं जल्दी ही अपनी माँ के लिए पास की सोसाइटी में घर खरीद दूंगा। तुम्हें तो पता है हमारी सोसाइटी के पास बहुत सारे घर बन रहे हैं। नीलेश की बात सुनकर पूनम के हाथ में चाय का कप था, उसको फेंकते हुए कहती है, ऐसे कैसे तुम बुढ़िया के लिए घर खरीद सकते हो? नौकरी मेरे लिए करते हो या उस बुढ़िया के लिए? बुढ़िया तो बुढ़ी हो गई है, उसके खर्च ही क्या है? 2-4 साल में बुढ़ापा निकल जाता है। मुझे अभी बहुत कुछ देखना है। अभी कुछ महीने बाद ही बच्चा होने वाला है, फिर खर्च ही खर्च बढ़ जाएंगे और तुम खरीदने की बात कर रहे हो। एक फूटी कौड़ी भी बुढ़िया पर खर्च नहीं करने दूंगी। लेकिन नीलेश ने सोच लिया था कि अब वो अपनी माँ को इस घर में नहीं रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नीलेश अपनी माँ के लिए आसपास की सोसाइटी में घर देख रहा होता है कि तब उसके ऑफिस से उसे विदेश जाने का आदेश मिलता है, जिसको वह चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता और पूरे 6 महीने के लिए विदेश जाना पड़ता है। 6 महीने तक विदेश जाने की बात सुनकर पूनम खुशी से झूम उठती है। बुढ़िया के लिए घर दिलाने की बात कर रहे थे, अब तुम ही इस घर में नहीं रह पा रहे हो, 6 महीने के लिए विदेश जा रहे हो। तब तक तो मैं इस बुढ़िया को घर से निकाल कर कहीं ऐसी जगह ठिकाने लगा दूंगी कि तुम उसको ढूंढ भी नहीं पाओगे। नीलेश के जाते ही पूनम मानती जी को परेशान करने लगी। छोटी छोटी बात पर उन पर चिल्ला पड़ती है। अगर कभी मानती जी घर में लगे हुए पोछे पर से निकल जाती तो पूनम पूरी घर को सर पर उठा लेती। इतना चिल्लाती कि बेचारी मानती जी घर के एक कोने में ठिठक कर बैठी रह जाती और जब तक पूरे घर का पोछा सूख नहीं जाता तब तक वो घर में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। पता नहीं बहू क्या कहने लगेगी, हर छोटी से छोटी चीज में रोक टोक कर गुस्सा करने लगेगी। धीरे धीरे बहू ने मानती जी को रसोई में जाने पर भी पाबंदी लगा दी। बेचारी मानती जी अपने कमरे में बैठी सुबह शाम खाना आने का इंतजार करती रहती। बहू को जो समझ में आता रूखा सूखा बासी अपनी सास को दे आती। मानती जी से वह बासी खाना खाया तो नहीं जाता, लेकिन क्या करे, किससे कहे, बेटा भी इधर नहीं है। भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तब वही बासी रोटियां उठाकर खा लेती। एक दिन बहू मानती जी को खाना देना भूल गई। दोपहर के 2 बज गए। भूख के मारे मानती जी की आंतें गुलगुला रही थी। वह खुद ही कमरे से बाहर निकलकर रसोई में झांकने लगी, लेकिन रसोई में उन्हें कोई न दिखाई दिया। बहू को भी 2 से 3 बार आवाज दी, लेकिन बहू भी न दिखाई दी। शायद अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही थी, इसलिए उसे मानती जी की आवाज नहीं सुनाई थी। मानती जी से भूख बर्दाश्त न हुई, वह रसोई में चली गई और बर्तनों को उठा उठा कर देखने लगी कि आज बहू ने क्या बनाया है। तभी उनके हाथ से एक प्लेट छिटक कर गिर जाती है, जिसकी आवाज से पूनम जाग गई। रसोई में मनीता जी ने अपने लिए एक प्लेट में 2 रोटी और सब्जी निकाल कर रख ली थी। तब तक अपने कमरे से दंदनाते हुए पूनम आई और मनीता जी के हाथ से खाने की प्लेट को दरवाजे के बाहर फेंक दी और रसोई में ही मनीता जी को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़ी। पास में ही रखे सिलेंडर से उनके पैर बहुत तेज टकरा गए, जिसकी वजह से पैर में बहुत चोट लग गई। खून भी निकलने लगा। बुढ़ापे के शरीर में चोट बहुत जल्दी लगती है और देर से ठीक होती है।
थोड़ी देर में पूरे पैर में सूजन आ गई, नीला पड़ गया। रसोई के फर्श पर पड़ी हुई मानती जी आज अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। मैंने भी कैसी बहू पाई है जो मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं देती, और आज जब मेरा बेटा नहीं है तो मारपीट पर उतर आई है। उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहू को उनके आंसुओं को देखकर जरा भी तरस नहीं आया। बहू बहुत तेजी से अपने सास का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर निकालती है। बहू, मुझे कहाँ ले जा रही हो? चल बुढ़िया, तुझे बहुत रख लिया अपने घर में, अब निकल जा तू मेरे घर से। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती हूँ। बहू, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? अभी तो मेरा बेटा भी घर पर नहीं है, गांव भी इतनी दूर है। बहू मानती जी पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती है। उसने मानती जी का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा कि पैर में दर्द के साथ साथ मानती जी के हाथ में भी दर्द होने लगा। अपनी बहू से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़ा पाती है। बहू उनकी बाह पकड़कर घर के दरवाजे के बाहर तक लाती है और बाहर करते हुए कहती है, ये मेरे पापा का घर है, निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में और ज्यादा नहीं रख सकती हूँ। बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? अभी मुझे इस घर में रहने दो। जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं उसके साथ गांव चली जाऊंगी। बुढ़िया, तुम्हारे बेटे को आने में अभी बहुत महीने हैं। मैं अब तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। महीने की तो बात बहुत दूर है। घर से निकाल रही हो तो कुछ पैसे तो दे दो जिससे मैं गांव पहुंच जाऊं। बिना पैसों के मैं गांव भी नहीं जा सकती। पूनम झट से अपने कमरे से 100 के 5 नोट निकालकर मानती जी के मुंह पर फेंकते हुए कहते, ये ले बुढ़िया, इतनी मेहरबानी तो मैं तेरे ऊपर कर ही सकती हूँ कि तुझे गांव जाने के लिए किराए के पैसे दे दूं। मैं इतनी कठोर भी नहीं हूँ। अब निकल जा इस घर से और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर पूनम घर के दरवाजे फटाक से मानती जी के मुंह पर बंद कर देती है। मानती जी से अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वह एक पल भी उधर नहीं ठहरती। गुस्से के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। वैसे तो उनका बहू से पैसे लेने का मन नहीं था, लेकिन हाथ में पैसे नहीं थे, गांव तक तो जाना ही था, इसलिए वो पैसे को उठा लेती है। लेकिन पैसे को उठाते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उनका आत्मा तार तार हो रहा है। सुबह से जो भूख लग रही थी वो भी अचानक से गायब हो गई। मानती जी सीधा बस स्टैंड की तरफ जाती है। उधर से बस लेकर अपने गांव आ गई। गांव के आसपास के सभी लोग मानती जी से मिलकर बड़े खुश होते हैं। धीरे धीरे मानती जी का जब पैर ठीक हो जाता है तो अपने घर की मरम्मत करने में जुट जाती है। जगह जगह से घर की मिट्टी की दीवारें टूट गई है, कहीं पर बरसात की वजह से गड्ढे हो गए हैं, कहीं पर बड़ी बड़ी घास हो गई है। जैसे तैसे करके आसपास के लोगों की सहायता से वो अपने खाने पीने का खर्चा निकाल पाती है। एक दिन वो अपने घर की घास को खोद रही थी, तभी उन्हें ऐसा लगा कि जमीन के अंदर कुछ है। उन्होंने जिज्ञासावश जमीन की मिट्टी को थोड़ी सी हटाई। जमीन के अंदर का जो नजारा देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। मिट्टी के अंदर एक घड़ा है जिसे देखकर मानती जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता। वह घड़े को निकालती है, पोंछती है। घड़े की ढक्कन को जैसे ही हटाती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। हाथों में सिक्कों को लेती है और खुद को चींटी काटती है, कहीं यह सपना तो नहीं। जब भरोसा हो जाता है कि यह सपना नहीं सच है, मुझे मेरे घर में सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला है, वह हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करती है कि शायद आज तुमने मेरी मदद की है। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद प्रभु। अब मानती जी अपने गांव का घर बनवाने का विचार करती है और ऐसा घर बनवाया कि उनके घर के आगे बहू का घर फीका पड़ गया। मानती जी के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। 3 से 4 महीने में ही मानती जी ने बहुत अच्छा घर बनवा लिया और उसमें आराम से रहने लगी। सारी सुख सुविधाओं की चीजें भी इकट्ठी कर ली। घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो ना हो। आसपास के लोगों को पता चलता है
तो सब कहते हैं कि मानती जी के ससुर जी के पिताजी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। शायद ये सोने के मोहरे उनके द्वारा ही विपत्ति के समय काम आने के लिए मिट्टी में गाड़े गए होंगे। मानती जी ने अपने जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आज बुढ़ापे पर उनको उनके सुकर्मों का फल मिला है। इस शहर में बहू का बच्चा भी हो गया और नीलेश भी वापस आ गया। नीलेश को आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। आने के बाद उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो पूनम ने झूठ बोलते हुए कहा कि तुम्हारी माँ तो इस घर को छोड़कर चली गई है, कहकर गई है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन नीलेश को अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं होता है। वह गांव आना चाहता है, लेकिन क्या करे, पूनम की डिलीवरी होनी थी। इस चक्कर में वह कुछ महीनों तक घर नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही उसका बच्चा 4 महीने का हुआ, उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो गांव जाकर अपनी माँ से मिलना चाहता है। इतने दिनों से माँ को नहीं देखा है, पता नहीं कैसी होगी। और वैसे भी मैंने सोचा था कि माँ के लिए आसपास की सोसाइटी में ही एक छोटा सा फ्लैट खरीद दूंगा, तो उधर माँ आराम से रहेगी और मैं अपनी माँ की देखरेख करता रहूंगा। कम से कम मेरी माँ को तुम्हारी जली कटी बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। पूनम कुछ कहती उससे पहले ही पूनम की माँ का फोन आया। घबराते हुए कहती है, बेटा तुम्हारे पापा अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़े हैं, अस्पताल में है। जैसे तैसे भर्ती कराया तो उधर सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पापा को कैंसर है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन ना करवाया और सही इलाज ना हुआ तो वो नहीं बचेंगे। और वो रोने लगती है। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम भी परेशान हो जाती है। कहती है, चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम्हारे पापा के ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे खर्च होने हैं। मेरे पास ज़्यादा जमा पूंजी तो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो घर तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है तुम उसको बेच दो। दामाद जी तो अभी भी अच्छा पैसा कमाते हैं, तुम्हारे लिए नया घर खरीद लेंगे। लेकिन तुम्हारे पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो इस दुनिया से चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। घर बेचने की बात सुनकर पूनम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। लेकिन क्या करती, अपने माता पिता की बात थी। पहले तो नीलेश से अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने की बात कहती है तो नीलेश कहता है, मेरे पास 10 लाख ही है, बाकी अभी 1 लाख रुपए डिलीवरी में खर्च हो गए। मैंने जाने से पहले अपने एक दोस्त से कर्ज भी लिया था, उससे भी पैसे देने हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए ही बचते हैं, जो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन पूनम के पापा के इलाज में 5 लाख से कुछ नहीं होता, बहुत सारे पैसे चाहिए थे। आखिर में न चाहते हुए भी उसे घर को बेचना पड़ता है। एक दिन नीलेश के पास गांव के किसी का फोन आता है। वो उसकी माँ के बारे में बताता है और उसके खजाने और घर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर नीलेश बहुत खुश हो जाता है। पास में खड़ी हुई पूनम भी सारी बातों को सुन लेती है। पहले तो वो यह जानकर दंग रह जाती है कि बुढ़िया को खजाना मिला है और मुझे अभी तक पता भी न चला। यही अच्छा मौका है बुढ़िया से खजाना हड़पने का। वह भी मेरा घर बिक गया और बुढ़िया इतने बड़े खजाने का क्या करेगी। अपनी शैतानी दिमाग लगाते हुए पूनम नीलेश से कहती है, नीलेश तुम गांव जाने की बात कर रहे थे तो ऐसा करते हैं, हम सभी गांव चलते हैं। माँ जी जब से गई है तब से मुझे पता नहीं क्यों उनकी याद आती रहती है। और अब तो उनका पोता भी हो गया है, उन्हें भी अपने पोते से मिलने का मन करता होगा। तो चलो माँ जी को उनके पोते से मिलवा देते हैं। 2 दिन बाद पूनम और नीलेश जैसे ही गांव पहुंचते हैं और अपने टूटे फूटे कच्चे घर की जगह बढ़िया आलीशान घर को बना हुआ देखते हैं तो दोनों ही दंग रह गए कि सच में माँ को इतना ज्यादा खजाना मिला है कि उन्होंने गांव में अपना इतना शानदार ठिकाना बना लिया। यह घर नहीं महल है, महल। नीलेश खुशी से फूला नहीं समाता है। तभी पड़ोस में खेल रहे बच्चे मानती जी के पास चिल्लाते हुए जाते हैं, नीलेश भैया आए हैं, नीलेश भैया। नीलेश का नाम सुनकर मानती जी भागी भागी बाहर आती है,
लेकिन साथ में बहू को देखकर वह आग बबूला हो गई। उनके पैर जहाँ थे उधर ही रुक गए। अपनी सास के ठाठ और शानदार आशियाने को देखकर बहू दंग रह जाती है कि जिस बुढ़िया को मैंने घर से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज वो इतने शानदार घर में रह रही है। आज उसका इतना आलीशान घर बना हुआ है और मुझे अपने घर को बेचना पड़ा है। वापस से किराए के 2 कमरों में पहुंच गई हूँ। सास की हैसियत देखकर पूनम उनकी तरफ हंसती हुई गले लगाने के लिए आई और अपने बेटे को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, ये लो माँ जी, यह आपका पोता है। बहू को अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देखकर मानती जी कड़क आवाज में कहती है, रुक जाओ बहू, मेरे घर में आने की हिम्मत भी मत करना। यह मेरा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। मेरे घर में मुझसे बिना पूछे एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। माँ जी, आप मुझसे कैसे ये कह सकती है? मैं आपकी बहू हूँ। आज मुझे आपकी जरूरत है। आपके पास इतने पैसे आ गए हैं, खजाना मिल गया है। इतने पैसे होते हुए भी शहर में तुम्हारे बहू बेटे किराए के कमरा लेकर रह रहे हैं। क्या करोगी इतने सारे पैसों का? कुछ तो अपने बहू बेटों को दे दो। मानती जी घर के अंदर जाती है और अंदर से 100-100 के 5 नोट निकालकर अपनी बहू को देते हुए कहती है, ये लो बहू, अब तुमने मुझसे पैसे मांगे हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? इतनी मेहरबानी तो मैं तुम पर कर ही सकती हूँ, इतनी कठोर भी नहीं हूँ। ये लो तुम्हारे 500 रुपये। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैंने तुमसे जो 500 उधार मांगे थे वो आज मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। अपने पैसों को लो और वापस से अपने बाप के घर लौट जाओ और मुझसे कोई उम्मीद मत करना। मानती जी अपने घर के अंदर बहू को नहीं आने देती। तभी नीलेश अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप इधर अकेली कैसे रहोगी? हमारे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे लिए उधर एक छोटा सा फ्लैट भी देख लिया है, उधर मैं आपकी देखभाल करता रहूँगा। मानती जी अपने बेटे को मना करते हुए कहती है, नहीं बेटा, अगर तुम्हें मेरी देखभाल करनी है तो गाँव में आकर ही महीने में 1 बार मिल जाया करो, इतना ही बहुत है। नीलेश की गोदी में अपने पोते को देखकर पोते को अपने गोदी में लेते हुए उसको बड़े लाड प्यार से खिलाती है। माँ से मिलने के बाद उसके खैरियत जानने के बाद नीलेश भी निश्चिंत होकर वापस से शहर को चला आता है। पूनम का चेहरा देखने लायक है। शर्म से उसका चेहरा झुक गया है, नजरें उठाकर किसी से मिला नहीं पा रही है। चुपचाप से अपने पति के साथ शहर चली जाती है और मन ही मन बहुत अफसोस करती है कि इतना बड़ा घर और खजाना हाथ से निकल गया। और मानती जी अपने बेटे और पोते के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। फिर यह सोचकर अपने मन को समझा लेती है कि कम से कम यहाँ मैं सुख और शांति से तो रहूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।